नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक कप टूटने की इतनी बड़ी सज़ा। जब एक कप टूटने पर बहू अपनी ही सास को घर से बाहर निकालने पर तुल गई और पोते पोती भी बेचारे मजबूर हो गए और कुछ न कर सके। तो हुआ फिर कुछ ऐसा जो बहू की सोच के भी परे था। आखिर क्या हुआ ऐसा, ये जानते हैं। वरुण, आज मुझे ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम है, इसीलिए आते वक्त लेट हो जाऊंगी। तो या तो मैं खुद ऑटो से आ जाऊंगी या फिर तुम अपने ऑफिस से थोड़ा लेट निकलना। प्रिया की बात सुनकर वरुण बोला कि ठीक है प्रिया, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे एक बार कॉल करके बता देना, मैं उसी के हिसाब से ऑफिस से निकल जाऊंगा। इतनी ही देर में जब वह दोनों आपस में बातें करने में लगे हुए थे, तभी प्रिया की सास उनके लिए गरम पराठे लेकर आई और बोली, बेटा आज तुम लोग थोड़ा जल्दी आ जाना। इस पर प्रिया और वरुण दोनों ही एक साथ बोले, अरे नहीं माँ, आज जल्दी आना पॉसिबल नहीं है। और आपको तो हर छोटे काम के लिए बस यही दिखता है कि ऑफिस से जल्दी आ जाना, ऑफिस से जल्दी आ जाना। अभी 2 दिन पहले भी आप ऐसे ही जिद कर रही थी कि ऑफिस से जल्दी घर आ जाएं या हाफ डे ले लें। देखिए माँ, अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर में खाने को कहाँ से आएगा। अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो बॉस भी नौकरी से निकाल देगा। अपने बेटे और बहू को एक साथ चिल्लाता हुआ देखकर महिमा जी एक साथ चुप हो गईं और उन दोनों की ओर देखने लगीं। अपनी माँ को एकदम शांत देखकर वरुण बोला, माँ अच्छा एक बात बताइए कि अगर आप बात बात पर ऐसे छोटे बच्चों की तरह करने लग जाती हैं, अगर यही सब चलता रहा तो कैसे चलेगा माँ। आपको तो यहाँ घर में रहकर बच्चों को संभालना और समझाना चाहिए, लेकिन आप खुद ही बच्चों की तरह जिद करने लग जाती हैं। आखिर ऐसा भी क्या खास दिन है कल, और अगर कुछ है भी तो काम से ज़रूरी तो नहीं है। और फिर आपने सुना नहीं क्या कि अभी आपकी बहू ने क्या कहा, आज प्रिया को ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है और वह लेट हो जाएगी, और ऐसे में आप कह रही हैं कि वह जल्दी आ जाए, तो वह कैसे आ पाएगी। थोड़ा तो सोचा कीजिए। बिना कुछ सोचे समझे आप यूं ही कुछ भी कह देती हैं। अब जाइए, जाकर बच्चों का लंच ले आइए और कमरे से उनके बैग लेकर उन्हें भी नीचे ले आइए। और हाँ, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है ना माँ? वरुण ने पूछा तो महिमा जी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, हाँ, तुम दोनों के आने से पहले ही बच्चों ने नाश्ता कर लिया। आज उनकी पसंद का नाश्ता जो बना था। तुम लोग चलो गाड़ी में बैठो, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। इतना कहकर महिमा जी अपने पोते पोतियों के कमरे में पहुंची और उन्हें और उनके बैग्स को लेकर बाहर गाड़ी में उन्हें बिठा दिया। बेटा और बहू दोनों घर से यह कहते हुए निकल गए कि माँ, आज रात को आते समय हमें बहुत देर हो जाएगी, तो आप हमारा इंतज़ार मत कीजिएगा। बच्चों को खाना खिलाकर आप भी खाना खा लीजिएगा, और बच्चों का काम वाम होगा वह भी देख लीजिएगा, उनका होमवर्क करा दीजिएगा, ठीक है ना। इतना कहकर दोनों वरुण और प्रिया अपने ऑफिस के लिए चले गए। इधर बेटे बहू और पोते पोतियों के स्कूल जाने के बाद महिमा जी अंदर घर में वापस आईं और आकर घर के बाकी काम संभालने लगीं, क्योंकि सुबह सुबह उनके बेटे और बहू को ऑफिस जाना होता था और पोते पोतियों को स्कूल। इसीलिए सुबह वे सबसे पहले उठती और अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए नाश्ता बनाकर तैयार करती, उनके लंच पैक करती और फिर सब लोगों के उठने पर उन्हें नाश्ता परोस कर देती, पोते पोतियों का बैग पैक करके देती और सबके लंच बॉक्स उनके हाथ में पकड़ाती थीं। पर सब लोगों के जाने के बाद वह वापस घर में आती और घर के बाकी काम, जैसे घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, किचन साफ करना, यहाँ तक कि सबके कमरे भी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में घर से निकलने के चक्कर में सब लोग अपना सामान जहाँ तहाँ फेंक दिया करते थे, और उस सामान को सुंघा कर रखने का और समेटने का काम महिमा जी का ही था। और इसी भागदौड़ में कब उनकी दोपहर हो जाती उन्हें पता ही न चलता, और दोपहर होते ही उनके पोते पोती स्कूल से वापस लौट आते, जिन्हें लेने के लिए वह बस स्टॉप तक जाया करती थीं। पोते पोतियों के घर आने के बाद वह उनके कपड़े चेंज कराती,
खाना पीना खिलाती और फिर उनके साथ उनके स्कूल का काम करवाती थीं। सामान्य शब्दों में या सरल शब्दों में कहा जाए तो पूरे घर की बागडोर महिमा जी के ही हाथों में थी। यदि वे एक दिन कुछ काम न करें तो पूरा घर तहस नहस हो जाता। लेकिन इस बात का एहसास उनके पूरे परिवार में किसी को नहीं था, यहाँ तक कि उनके बेटे को भी नहीं। जबकि उनके बेटे को अपनी माँ को समझना चाहिए था, और अगर वह नहीं भी समझता तो उनकी बहू को कम से कम वह तो समझती। लेकिन नहीं, दोनों में से कोई भी उन्हें ढंग से समझ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि अब तो उनके जीवन में उन्हें सबसे ज़्यादा समझने वाला उनका जीवन साथी ही नहीं रहा। 3 साल पहले ही महिमा जी के पति देवकीनंदन जी की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। तब से महिमा जी अपने बेटे बहू के साथ ही रह रही हैं। देवकीनंदन जी जब तक जिंदा थे तब तक महिमा जी अपनी हर बात उनसे कह लिया करती थीं। लेकिन जब से वह गए तब से महिमा जी तो जैसे बिल्कुल अकेली पड़ गईं। लेकिन तब उनके बेटे वरुण ने उन्हें संभाला और उन्हें अपने ही साथ शहर ले आया। शहर आकर वरुण की माँ महिमा जी अपने बेटे और बहू को अपने सामने देखकर ही संतोष कर लिया करती थीं कि कम से कम ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कोई तो सहारा छोड़ा है जीने का। तो वे लोग भी जी ही लेते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। मैं तो फिर भी खुशनसीब हूँ, कम से कम मेरा बेटा और मेरी बहू तो हैं। और अब तो वही उनकी दुनिया थी। जब महिमा जी शहर में आईं तो उस समय उनका बेटा और उनकी बहू दोनों ही नौकरी पर जाया करते थे। इसीलिए महिमा जी ने आते ही घर की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया। घर का खाना पीना, साफ सफाई और घर के अन्य काम जो किसी को दिखाई नहीं देते, वह सभी काम महिमा जी खुद ही किया करती थीं। अब तो उनकी वह बहू जो पहले घर पर खाना बनाकर ऑफिस जाया करती थी और ऑफिस से आकर फिर खाना बनाया करती थी, अब उनकी वही बहू खुद एक गिलास पानी लेने को भी तैयार नहीं थी। लेकिन महिमा जी ने इन सब बातों पर कभी इतना गौर ही नहीं किया। वह तो बच्चों के प्यार में आकर खुद ही सब कुछ उन्हें परोस कर दिया करती थीं। उन्होंने अपनी बहू से ना ही तो कभी काम की बहस की और ना ही उससे यह उम्मीद की थी कि वह सभी जिम्मेदारियां संभाल ले। धीरे धीरे समय बीता और देखते ही देखते महिमा जी दादी भी बन गईं। उनके एक पोता और एक पोती थी। प्रिया को जुड़वा बच्चे हुए थे। उसके बाद तो प्रिया ने फुल रेस्ट किया। महिमा जी ने हर काम को इतने अच्छे से संभाला, अपनी बहू को ना ही तो किसी काम में हाथ लगाने दिया और ना ही कुछ और करने दिया। उन्होंने अपनी बहू को 1.5 महीने तक खाट से उठने भी न दिया और उसके खाने पीने का हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा। और जब प्रिया थोड़ी ठीक होने लगी तो उसने अब ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अभी तक तो उसके बच्चे छोटे ही थे, लेकिन फिर भी प्रिया ने अपने बच्चों को इतना समय नहीं दिया। हालांकि महिमा जी ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, बच्चों को तुम जितना समय दोगी वह तुम्हारे उतने ही करीब होंगे। पैसे का क्या है, सब आना जाना है। अब तुम घर पर रहकर अपनी जिम्मेदारियां संभालो। जब भी महिमा जी अपनी बहू को यह सब बातें कहती तो वह अपनी सास से कहती कि माँ जी, मैं जानती हूँ कि घर की जिम्मेदारियां आपको संभालनी पड़ रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि मैं घर के काम के लिए अपना ऑफिस, अपना करियर सब बर्बाद कर लूँ। कभी कभार तो वरुण को भी यही सब बातें बताया करती कि तुम्हारी माँ को मेरा काम करना भी खलता है। अब मैं झाड़ू पोंछा के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ दूँ क्या? क्या इन्हें नहीं समझ आता कि इतनी महंगाई में, इतनी अच्छी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, इतना अच्छा हमारा खाना पीना, रहना सहना सब कुछ यूं ही तो मेंटेन नहीं होता ना। अगर तुम अकेले करोगे तो कहाँ कुछ हो पाएगा। इसीलिए हम दोनों को मिलकर ही करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारी माँ को यह बात समझ नहीं आएगी। और बस ऐसी ही बातें भी वे अपनी सास को कहा करती थी। तो इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने खुद को समझा लिया कि वह अपनी बहू को जो कुछ भी कहेंगी वह उसकी बुरी ही बन जाएंगी। तो बेहतर है कि वह अपनी बहू को कुछ कहे ही ना। वह जो करना चाहती है वह करे। अगर वह उसे बार बार टोकेंगी
तो उसे अपनी सास दुश्मन ही दिखाई देगी। इसीलिए उन्होंने अब उसे रोकना टोकना बिल्कुल बंद कर दिया था। और तब से बेटे और बहू के साथ साथ नन्हे नन्हे से पोते पोती की जिम्मेदारी भी बेचारी महिमा जी पर आ पड़ी। अब तो शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। अब वह उन्हें संभालें, घर के काम देखें। बहू ने तो बच्चों को थोड़े दिन भी समय देना ज़रूरी न समझा। ऐसे में महिमा जी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं तो कौन बच्चों को देखेगा। इसीलिए वे बहुत ख्याल रखती थी उनका। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, वैसे वैसे अब महिमा जी की चिंता भी थोड़ी खत्म हो गई और उनकी परेशानियां भी कम हो गई थीं, क्योंकि अब बच्चे अपने छोटे मोटे काम संभालने लगे थे। और अभी तक वरुण और प्रिया दोनों ही पहले की तरह अपने काम पर पूरा ध्यान दिया करते, क्योंकि वे दोनों ही अपने घर की जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त थे। सब कुछ उनकी माँ ने जो संभाल रखा था, इसीलिए वे दोनों अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे थे। शुरू शुरू में जब वरुण अपनी माँ को गांव से लेकर आया था, तब उसका बर्ताव कुछ और ही था। लेकिन आज बीतते समय के साथ उसका बर्ताव बदलता जा रहा था और आज के समय में वरुण के बर्ताव में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया था कि वह अपनी माँ की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता था। साथ में उनकी बहू भी बिल्कुल ऐसी ही। उन दोनों को सिर्फ अपनी बात कहने से मतलब था। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी माँ क्या कहना चाहती है, क्या नहीं। और शायद यह उम्र का फ़र्क, वक्त का तकाजा था, क्योंकि जब पीढ़ियाँ बदलती हैं तो उनकी सोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता ही है। ऐसे में कुछ लोग सोच के उस अंतर को बहुत जल्दी ढक लेते हैं और कुछ लोग उसे और ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। तो बस वरुण के घर में भी ऐसा ही कुछ था। वरुण की पत्नी और उसकी माँ के ख्याल कई चीज़ों में बिल्कुल अलग थे। कई बार महिमा जी को अपनी बहू के पहनावे से भी परेशानी होती थी, लेकिन वह जब भी उसे कुछ कहती तो वह तो उन्हें उल्टा ही सुनाती कि उसके पीछे वरुण भी अपनी माँ के पीछे पड़ जाता। कहता कि माँ, तुम आज के ज़माने की लड़कियों को नहीं समझ सकती। तुम उस पुराने ज़माने की, पुराने ख्यालात की बात मत किया करो। आज का इंसान जो मन करे वह पहन सकता है, जहाँ मन चाहे वहाँ घूम सकता है। और प्लीज़, जब मैं इसे रोकता टोकता नहीं हूँ, तो आप भी इसे रोकने या टोकने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके जो मन में आता है यह वही करेगी। जब से बेटे ने उन्हें यह सब कहा, तब से उन्होंने अपनी बहू को अच्छा बुरा कुछ भी कहना छोड़ दिया कि जो जी में आए वहीं करो बेटा। मेरा समझाना भी तुम्हें रोक टोक लगता है, क्योंकि महिमा जी अपने पोते और पोती तक ही सीमित रह गई थीं। यह तो अपने बेटे और बहू की भी हर ज़रूरत का यूँ ध्यान रखती थीं और जिम्मेदारी भी समझती थीं। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में वह इतना दखल नहीं दिया करती थीं। जब वे शहर में आई थीं, तो उसके कुछ समय बाद ही वरुण ने माँ को समझाया और उनकी गांव वाली ज़मीन को अब तक वरुण बेच चुका था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और समय के साथ महिमा जी के पोते पोती बड़े हो रहे थे और वे अपने माता पिता से ज़्यादा अपनी दादी को प्यार किया करते थे। और करते भी क्यों ना, जब से उन्होंने होश संभाला तब से हमेशा ही अपने पास अपनी दादी को ही पाया था। मम्मी पापा तो बस पैसे कमाने की मशीन बन गए थे। बच्चों के लिए समय ही नहीं था उनके पास। ऐसे में बच्चों का लगाव अपनी दादी से होना बहुत साधारण सी बात थी। वैसे भी छोटे बच्चे पैसों से ज़्यादा इंसान की चाह रखते हैं, और ख़ास तौर पर तब जब मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक के पास भी बच्चों के लिए समय ना हो। लेकिन इस सब के बाद भी वरुण और प्रिया को अपनी गलती का एहसास ही नहीं था। अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए वे दोनों हर वक्त बस काम में ही घुसे रहते थे। और कभी बच्चे किसी चीज़ के लिए कहते तो अपनी माँ यानी महिमा जी को ही बच्चों के साथ भेज दिया करते थे। और इसीलिए बच्चों ने भी अपनी दादी के साथ ही खुश रहना सीख लिया था। अब उन्हें अपने माँ बाप से कोई उम्मीदें भी नहीं थीं। देखते ही देखते अब महिमा जी के पोते पोती 10वीं क्लास में आ चुके थे और फिर दोनों ही अब छोटे नहीं रहे थे। सब कुछ बात समझते थे, कौन किस तरह से बात कर रहा है, कौन क्या कहना चाहता है, यहाँ तक कि इंसान के हाव भाव देखकर ही समझ सकते थे।
तो बात करने का लहजा भला क्यों ना समझते। इधर महिमा जी, जो कि चुप रहना सीख चुकी थीं, उनकी बहू प्रिया अपने बोलने की हदें भूल चुकी थी। समय के साथ साथ उसने अपनी मर्यादाएं भुला दीं और गुस्सा आने पर अपनी सास को हमेशा ही इस बात का एहसान जताती कि हम लोग तुम्हारे लिए इतना सब कर रहे हैं, अगर हम ना होते तो कहीं भूखी मर जाती तुम। इसीलिए यह सब कर लिया करो काम, वरना तो तुम्हें इस घर से निकाल कर फेंक देंगे। हमें देर नहीं लगेगी। इतने बड़े शहर में इतनी अच्छी जगह रह रही हो, जानती भी हो एक अकेले इंसान का खर्चा कितना होता है। आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। और भी न जाने क्या क्या। आए दिन महिमा जी से छोटी सी गलती होने पर भी वह उन्हें दुनिया भर की बातें सुनाती, जबकि अब तक महिमा जी के हाथ पैरों में जान थी और वह घर की जिम्मेदारियों को संभाल रही थीं। बेटे और बहू को घर के बाहर जितना काम था, घर के अंदर वह उतना ही काम किया करती थीं। लेकिन यह बात कभी उनके बेटे और बहू को दिखाई ही नहीं दी, जबकि उनके पोते पोती अपनी दादी के बारे में बहुत सोचा करते थे। अब तो बढ़ती उम्र के साथ साथ महिमा जी के शरीर में 50 बीमारियां भी लग गई थीं। नज़रें कमज़ोर हो चुकी थीं, चश्मा के बिना कुछ दिखता ही नहीं था। यहाँ तक कि पिछले कुछ समय से तो उनकी एक आंख से कुछ अच्छी तरह दिख भी नहीं रहा था। एक आंख की रोशनी लगभग जा ही चुकी थी और वह कई बार अपने बेटे से कह भी चुकी थी, लेकिन वह हमेशा आजकल आजकल करता रहता, लेकिन अपनी माँ को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया। फिर भी महिमा जी जिंदगी की गाड़ी को जैसे भी चल रहा था धक्का दे ही रही थीं। ऊपर से उनकी बूढ़ी हड्डियां, जिनमें अब इतनी जान नहीं थी कि वह घर के हर एक काम को बहुत आसानी से कर सकें, तो पिछले काफ़ी समय से वे अपने बेटे को कह रही थीं कि कोई काम वाली रख ले, जो कि थोड़ी बहुत मदद करती रहेगी। बेशक खाना पीना वह खुद ही बना लिया करेंगी, लेकिन साफ सफाई, कपड़े लत्ते, झाड़ू पोछा का काम करने के लिए कोई काम वाली रख लेगा तो उनकी मदद हो जाएगी। लेकिन जब महिमा जी ने यह बात कही तो उस वक्त भी उनकी बहू तो जैसे गुस्से से बौखला गई। महिमा जी ने यह बात अपने बेटे से कही थी, लेकिन यह सुनते ही उनकी बहू उनके करीब आती हुई चिल्लाती हुई बोली, शर्म नहीं आती आपको? यह कहते हुए भी अकेली पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी करती क्या हैं आप, जो आपसे घर के काम भी नहीं होते? आप कोई हल तो जोती नहीं है घर में, जो आपके पास घर का काम करने का भी समय नहीं है, उसके लिए भी अब आपको काम वाली चाहिए। पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं ना। पूरे दिन मैं और मेरा पति कितनी मेहनत करके पैसे कमा कर लाते हैं, लेकिन आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो घर में बैठे बैठे खाने को मिल जाता है ना। यह सब बातें सुनकर महिमा जी की आंखें नम हो गईं और वे अपने बेटे की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगीं। लेकिन एक बार भी वरुण ने पलटकर कुछ न कहा। अपनी पत्नी की बातें वह चुपचाप सुनता रहा। लेकिन इतने पर भी प्रिया शांत नहीं हुई और अपनी सास से बोली, अब टुकुर टुकुर अपने बेटे की तरफ क्या देख रही हैं? मेरी तरफ देखिए और मुझसे बात कीजिए। पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी क्या करती हो? 2 रोटियों का काम है तुमसे, वह भी नहीं किया जा रहा। ऐसा कोई गांव का लंबा चौड़ा घर तो है नहीं जो आपसे इस घर के काम भी नहीं होते। घर की साफ सफाई के लिए भी आपको नौकरानी चाहिए अब। और फिर हमारा परिवार कितना ही बड़ा है। सुबह सुबह बस नाश्ता करके मैं और मेरा पति इस घर से निकल जाते हैं। उसके बाद आप और इस घर में बस 2 बच्चे तो बच जाते हैं। उनमें क्या ही होता है जो बर्तन साफ करने के लिए भी आपको कोई और चाहिए। फिर खाना बनाने का ही क्यों एहसान दिखाती हो? किसी और को रख लेंगे ना उसके लिए भी। तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है? फिर इस घर में शर्म नहीं आती इतना कहते में? घर में पड़े पड़े खा रही हैं इतने सालों से, और काम करने की देखो। अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप इतना काम करती रहो। अगर सब काम के लिए काम वाली ही लगानी होगी तो तुम क्या करोगी इस घर में? अपनी सास को दुनिया भर की बातें सुनाती हुई प्रिया अपने कमरे में चली गई और बेचारी महिमा जी वहीं खड़ी खड़ी रोती रहीं। लेकिन उनके बेटे ने एक बार अपनी पत्नी को नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। रोती हुई माँ को देखकर उन्हें समझाता हुआ बोला, अरे माँ, अब रो क्यों रही हो? यह सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था।
सही तो कह रही है। कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं हम लोग, और तुम ज़रा नहीं सोचती। आए दिन खर्चे बताती रहती हो। कभी यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है, कभी यह हो गया, कभी वह हो गया। आखिर कितना खर्च कर सकते हैं हम भी। इतना कहकर बेटा भी चला गया और भीगी पलकों से वह उसे जाते हुए देखती रही और उनकी आंखों के आंसू अपने आप ही बह गए। वे खुद को संभाल न सकीं कि इतना करने के बाद भी अपनी जिंदगी के इतने वर्ष अपने बेटे और बहू की सेवा करते करते निकाल दिए। लेकिन आज वे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, जबकि पूरे दिन वे बेचारी आराम भी नहीं कर पाती थीं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब यह सब उनके पोते पोती भी देख रहे थे और समझ भी रहे थे। लेकिन अब तक वे कुछ नहीं बोले। न जाने क्या कारण था। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन घर में काम करते समय महिमा जी जब सुबह सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थीं, तो नज़र कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने चाय का कप ट्रे की बजाय पहले ही रख दिया, जिससे वह चाय का कप नीचे गिर गया। इस बात पर प्रिया भड़क गई और फिर अपनी सास को खूब बातें सुनाई। जब प्रिया अपनी सास पर चिल्लाती रही और वे बेचारी रोती रहीं, तो प्रिया का बेटा सुमित बोला, बस करिए मम्मी, और कितनी बातें सुनाएंगी आप दादी को। अगर कप टूट भी गया तो कौन सी आफत आ गई, नया कप आ जाएगा। और फिर ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ से कभी कुछ नहीं टूटा। अपने बेटे की यह बात सुनकर प्रिया जैसे ही उससे बहस करने लगी, तो इतनी ही देर में प्रिया की बेटी मनु भी बोली, हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहे हैं। अब आप उनसे बहस मत करने लग जाइए। आपको तो फ़ोन पर बात करते करते भी टेबल दिखाई नहीं देता और आप कई बार पानी का गिलास नीचे गिरा देती हैं। दादी से ज़रा गलती क्या हो गई, आप उन पर इतना चिल्ला रही हैं। दोनों ही बच्चे अपनी दादी की ओर से बोले, तो यह देखकर प्रिया और भड़क गई कि तभी महिमा जी ने अपने पोते और पोती को डांटते हुए कहा, सुमित, मनु, तुम दोनों को हमारे बीच में बोलने के लिए किसने कहा बेटा? मैंने समझाया है ना, जब बड़े बात कर रहे हों तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। तुम दोनों जाओ, अपने कॉलेज के लिए निकलने की तैयारी करो। इस पर प्रिया तालियां बजाती हुई बोली, वाह, क्या नाटक करती हैं। एक तरफ तुम्हारी माँ हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ भड़का रही है वरुण, और दूसरी तरफ हमारे सामने कितनी भली बनकर दिखा रही हैं। देख रहे हो वरुण, अपने बच्चों को उनके हाथ में सौंपने का नतीजा क्या हुआ। हमने तो यह सोचकर इन्हें घर में रखा कि थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, लेकिन इन्होंने तो हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ कर दिया है। क्या दाव खेलती हैं आप। यहाँ एक तरफ हमारे सामने सीधी साधी भोली भाली बनने का नाटक करती रहीं, और वहाँ दूसरी तरफ हमारे ही बच्चों को हमारे ही खिलाफ भड़काने पर लगी रहीं। बस वरुण, अब बहुत हो गया। मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने दिन हो गए तुम्हारी माँ को झेलते झेलते, और अब जो उन्होंने किया है यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ करो तुम अपनी माँ का, मैं इन्हें नहीं झेल सकती। इतना कहती हुई प्रिया गुस्से में वहाँ से चली गई और महिमा जी अपने बेटे से बोली, वरुण, तू बहू को समझाना, यह कैसी बातें कर रही है। इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, और फिर ज़रा सी बात को इतना बढ़ाने की क्या ही ज़रूरत है। इस पर वरुण भी अपनी माँ से तेज आवाज़ में बोला, यह तो आप अपने आप से पूछिए ना माँ, कि बात को बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी, और फिर उसने गलत भी क्या कहा। सही तो कह रही है। आपके तो ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते। आखिर कब तक मैं उसे समझाता रहूँगा। अब तो बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं। यहाँ आपको आए 15 साल हो गए, लेकिन इतने समय में आपको इतनी भी अकल नहीं आई कि अपनी बहू को आप कैसे खुश रखेंगी। अरे आप कोई कल की आई तो है नहीं जो आपको उसका व्यवहार नहीं पता। थोड़ा देखकर काम नहीं कर सकती क्या। खामा में कब तोड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। और चलो कब टूट भी गया तो चुपचाप खड़ी रहती ना। फालतू बोलने का किसने कहा था। इस पर महिमा जी रोती हुई बोली, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था बेटा। तो उनका बेटा और तेज आवाज़ में बोला, आपको ज़रूरत भी क्या थी। आपने अपने लिए अपनी तरफ से बोलने के लिए हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ खड़ा जो कर दिया है, तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत है। और फिर क्या गलत कहा इसने। जो भी कहकर गई है बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ हम दिन रात ऑफिस में मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, ताकि घर में हर एक चीज़ की फैसिलिटी दे सकें आप लोगों को,
और आपके ऊपर बच्चों को इसीलिए तो छोड़ा था कि आप बच्चों की देखभाल अच्छे से कर लें, उनकी परवरिश कर लें। हमें क्या पता था कि आप हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काएंगी। आज हमारे ही बच्चे हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे, वह भी केवल आपकी वजह से। सच पूछो तो मुझे अब अपने आप पर भी अफसोस हो रहा है कि शायद मैं ही गलत था। काश मैं प्रिया की बात पहले ही मान लेता। जब आप यहाँ इस शहर में आई थीं, तब से ही प्रिया मुझसे कह रही थी कि हम आपको किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दें। वह तो मैं ही था जो उसे समझाता रहा, लेकिन अब लग रहा है कि शायद मैंने गलत किया। आपको घर में रखना ही नहीं चाहिए था। दुनिया भर के इतना सब करने के बाद भी आपने हमें बदले में क्या दिया? धोखा, चालबाजी की आपने हमारे साथ। शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। आप इतनी घटिया सोच रखती होंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद रखने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर आपको इतना सब होने के बाद भी प्रिया इस घर में रहने देना, तो एहसान मानना उसका, वरना तो सड़कों पर भीख मांगती नजर आओगी। इस शहर में कोई किसी का अपना नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाओगी। तो ईश्वर से बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करो कि प्रिया तुम्हें घर से बाहर ना निकाले, क्योंकि तुमने जो किया है ना, उसके बाद तो वह कुछ भी कर सकती है। और इस बार तो मैं भी उसे नहीं समझा सकता, क्योंकि आपने किया ही कुछ ऐसा है। कोई भी माँ अपने बच्चों से दूरी क्यों बर्दाश्त करने लगी, और आपने उसके बच्चों को ही उसके खिलाफ कर दिया। अब देखिए कि क्या होता है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा बीच में। माफ़ी मांगनी है तो जाकर खुद अपनी बहू से माफ़ी मांग लीजिए, वरना तो आप खुद जाने, मेरे पास मत आना फिर गिड़गिड़ाती हुई। इतना कहकर वरुण भी वहाँ से तेज कदमों के साथ निकल गया, और महिमा जी की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपना पल्लू मुंह में दबाए वह अपनी आवाज़ को रोकने की कोशिश करती हुई मन ही मन खून के आंसू रो रही थीं। उनका मन तो कर रहा था कि वह चीख चीख कर खूब फूट फूट कर रोएं कि आखिर क्या गलती की थी मैंने, जिसकी मुझे यह सज़ा मिल रही है। मैंने तो अपने बेटे और बहू के लिए हमेशा ही भला सोचा। उन्होंने जब जैसा कहा मैंने वैसा किया, यहाँ तक कि मैंने उनकी ज़िंदगी में दखल देना भी छोड़ दिया। फिर भी आज मुझे इतना सब करने के बाद भी इस घर में क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। मेरा बेटा तक मेरी इज्जत नहीं करता। किस मुंह से मैं अपनी बहू के पास जाऊं? अगर उसने मुझे धुतकार कर भगा दिया तो मैं क्या करूंगी? ऐसी ही 1000 बातें सोचती सोचती वह बस रोए जा रही थी, लेकिन मुंह से आवाज़ ना निकल जाए, इस बात का ध्यान रखती हुई वह चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बार बार अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर को देखती और रोती रोती उनसे यही कहती कि काश आप अपने साथ मुझे भी ले गए होते, तो आज मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मुझे नहीं पता था कि माँ बाप बुढ़ापे में अपनी ही औलाद पर इतना बड़ा बोझ बन जाते हैं। मैं तो सोचती थी कि मेरा बेटा हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचकर चलेगा। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि अपनी पत्नी को कुछ न समझे, लेकिन हाँ, यह भी नहीं चाहा था कि वह मुझे यूं बेकार सामान समझेगा। इस घर में मुझे समझ नहीं आता कि मेरी क्या कीमत है। और आज जब बेटे ने मुझे यह कह ही दिया कि अगर मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल भी दिया, तब भी वह कुछ नहीं कर पाएगा, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। इसका सीधा सा मतलब यही है ना कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता। यदि मेरी बहू मुझे घर से धक्के देकर निकालना चाहे, तो वह निकाल सकती है। मतलब मेरे होने या ना होने से मेरे बेटे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। काश कि आप इस दुनिया में होते। फिर खुद ही अपने आंसू पोंछती हुई बोली, या शायद भगवान ने सही किया है जो आप इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में होते तो आप भी शायद अपने बेटे का ऐसा रूप बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी खुशियाँ सबसे ऊपर रखी हमने। आज उसे ही हमारी आंखों के आंसू तक दिखाई नहीं दे रहे। यह कैसा न्याय है ईश्वर का, जहाँ जीवन देने वाले माता पिता की भी कोई कीमत नहीं रह गई। ऐसे ही वह बेचारी रोती रोती सो गई। अगले दिन सुबह हुई तो उनकी बहू गुस्से में किचन में जाकर सामान पटकने लगी और तेज आवाज में चिल्लाती हुई वरुण से बोली, वरुण, जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ के कहीं और रहने का इंतजाम कर दो, क्योंकि मैं यह सब तमाशा नहीं झेल सकती।
और हाँ, आज ही सिक्योरिटी गार्ड से भी कह देना कि वह किसी कामवाली का पूछ कर बताए, क्योंकि हमें कामवाली की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और वैसे भी जितना खर्च तुम्हारी माँ पर होता है, उतने खर्चे में तो दो दो कामवाली रख सकती हूँ मैं। वह तो इसीलिए चुप लगाए बैठी थी कि चलो तुम्हारी माँ है, इस घर में रहने देते हैं। लेकिन अब और नहीं, अपने और दोस्तों को भी पूछ लेना कि अगर किसी की जानकारी में कोई अच्छी कामवाली हो तो हमें बताएं। स्कूल के लिए तैयार हुए बच्चे भी यह सब बातें सुन रहे थे। जब उन्होंने अपनी माँ की बातें सुनी तो सुमित बोला, लेकिन दादी को वृद्धाश्रम भेजने की क्या ज़रूरत है? वह यहाँ भी तो रह सकती हैं ना। उनका अपना घर है, तो उन्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? इस पर प्रिया बोली, तुम तो अगर कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा मुंह चलने लगा है तुम्हारा, और यह मेरे ध्यान ना देने का ही नतीजा है जो तुम इतने बिगड़ गए हो। लेकिन बस, अब और नहीं, जितना हुआ उतना बहुत है। और वैसे भी तुम्हारी दादी ने ही तो कहा था ना कि उन्हें इस घर में कामवाली की ज़रूरत है। तो बस, जब उन्होंने कह ही दिया कि उनके बस की अब काम करना नहीं है और हमें घर में कामवाली रखनी पड़ेगी, तो कामवाली के आने के बाद उनकी भी क्या ही ज़रूरत है घर में। तब सुमित थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, कामवाली के आने के बाद दादी की ज़रूरत नहीं है? मतलब दादी क्या आपके लिए सिर्फ कामवाली हैं? आपकी नज़रों में उनकी कोई अहमियत नहीं? इस पर प्रिया थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, अपनी आवाज़ धीमी करके बात करो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। इस पर अपनी आवाज़ और तेज करता हुआ सुमित बोला, हाँ, भूल रहा हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। जैसे आप भूल जाती हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। जैसे आप मुझे याद दिला रही हैं ना, वैसे ही काश आप खुद भी याद कर लेती कि बड़ों से बात करने की क्या तमीज़ होती है। और मुझे गलत कहने से पहले ज़रा अपने आप को तो देखिए कि आप कितनी तमीज़ से बात करती हैं दादी से। वह भी कोई आपके साथ की नहीं है, आपकी सहेली नहीं है वह, जो उनसे आप इतनी बदतमीज़ी से बात करती हैं। आपसे ज़रा तेज़ आवाज़ में क्या बात कर दी, आपके पेट में दर्द होने लगा। और दादी, दादी से तो आप कितनी बदतमीज़ी करती हैं। उन्होंने तो आज तक आपसे कभी कुछ नहीं कहा। जैसे ही महिमा जी बीच में बोलने लगी तो सुमित बोला, प्लीज़ दादी, आपको मेरी कसम, आज आप मुझे नहीं चुप कराएंगी। इतने सालों से, बचपन से मैं यही सब देखता आ रहा हूँ, पर अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। सब बातें मुझे भी समझ आती हैं और मेरी बहन को भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं। इतना याद रखिएगा कि आप जो कर रहे हैं ना, वह मैं आपको कभी नहीं करने दूंगा। मेरे रहते हुए दादी इस घर से बाहर कभी नहीं जाएंगी, और अगर दादी घर से बाहर जाएंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। सुमित की यह बात सुनकर वरुण तेज कदमों से उसके पास आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ सुमित के गाल पर जड़ दिया और बोला, लगता है तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है। मत भूल कि तू अपनी माँ से बात कर रहा है। हम तेरे माँ बाप हैं, तू हमसे इस तरह से बात कर रहा है। अभी तुझे आखिर समझ ही क्या है? जो कुछ भी हम दोनों को पता है वह तुझे नहीं पता। हम दोनों अभी तक कितना कुछ झेल रहे हैं, और वैसे भी हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं। और खबरदार जो बीच में आया तो चुपचाप दोनों जाकर अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। इस पर सुमित ने अपनी बहन मनु की ओर देखा तो मनु बोली, चल सुमित, हम लोग अपने कॉलेज के लिए तैयार होने लगते हैं। पापा मम्मी को जो करना है उन्हें करने दे। इतना कहकर मनु सुमित को अपने साथ लेकर चली गई, और सुमित आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा कि अचानक मनु को क्या हो गया। उसने अपनी दादी के साथ माँ को बदतमीजी करते हुए देखकर भी कुछ नहीं कहा। जैसे ही कमरे में सुमित और मनु पहुंचे तो सुमित ने मनु से कहा, मनु, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने नीचे मेरा साथ देने की बजाय मुझे तुम यहाँ पर ऊपर कमरे में ले आई। तुम नहीं समझ रही मनु, माँ दादी को घर से बाहर कर देंगी। मुझे तो शर्म आती है इन्हें अपना माँ बाप कहते हुए। कैसे माँ बाप हैं जिन्हें अपनी माँ को खुद से दूर करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आ रही। और मुझे तो पापा पर शर्म आती है, अपनी माँ के बारे में वह बिल्कुल नहीं सोचते। बेचारी दादी, पूरी जिंदगी निकल गई इन लोगों के लिए करते करते, और इस उम्र में भी वह इतना कर रही हैं। यह कम है क्या? कुछ भी हो जाए मनु,
मैं दादी को इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। इस पर मनु बोली, सुमित, अब हम दादी को इस घर से बाहर जाने से नहीं रोकेंगे, बल्कि हम खुद दादी को घर के बाहर छोड़ कर आएंगे। इस पर आश्चर्य से सुमित ने मनु की ओर देखा और पूछा कि यह तुम क्या कह रही हो मनु। तब मनु ने सुमित को एक प्लान समझाया और अगले ही दिन वे दोनों सुबह निकलते ही अपनी दादी को घर से निकालने लगे और कहने लगे कि दादी, आज के बाद आप हमारे घर में नहीं रहेंगी, हमें अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहना है। और हाँ, अब आप हमारे घर में कभी वापस मत आइएगा। ऐसा कहकर उन लोगों ने अपनी दादी को वृद्धाश्रम भेज दिया। न चाहते हुए भी रोती रोती महिमा जी बेचारी वृद्धाश्रम चली गईं। यह सब देखकर वरुण और प्रिया दोनों ही बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन साथ ही में वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी थे। खुशी उन्हें इस बात की और भी ज़्यादा थी कि उनके बच्चे, जो अपनी दादी को घर से निकालना ही नहीं चाहते थे, उनके बिना वे रहना ही नहीं चाहते थे, आज उन बच्चों ने अपनी दादी को खुद अपने घर से बाहर निकाल दिया। बस यही सोच सोच कर वे दोनों इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उन्हें अपने बच्चों को ना ही तो ज़्यादा समझाना पड़ा और ना ही उनके साथ कोई ज़बरदस्ती करनी पड़ी। बस एक बार उन्हें डांटा और फिर दोनों इतने आराम से समझ गए। यह सब देखकर प्रिया भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वरुण और प्रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वास्तव में यह सब मनु और सुमित का प्लान था कि वह अपनी दादी को घर से बाहर निकाल देंगे और उनके माँ बाप को उसके बाद वे दोनों अपने माँ बाप को सबक सिखाएंगे, उनकी गलती का उन्हें एहसास करवाएंगे कि आखिर में वे दोनों जो कर रहे हैं वह कितना गलत है। वास्तव में सुमित और मनु ने जो कुछ भी सोच रखा था उन्होंने वही किया। अब अगली सुबह प्रिया को भी ऑफिस जाना था और वरुण को भी, लेकिन उन्हें तो वैसे ही सुबह 9 बजे उठने की आदत थी। हालांकि प्रिया ने अलार्म लगाया था, लेकिन उसके दिमाग से निकल गया कि अब उसके घर में उसकी सास नहीं रहती। 9 बजे उठकर प्रिया ने जैसे ही घड़ी देखी तो बस फटाफट दौड़ती भागती किचन की ओर गई और देखा कि किचन में तो अभी कुछ भी नहीं बना है और बनता भी कैसे। अब रोज़ की तरह उसकी सास नहीं थी इस घर में उनकी जिम्मेदारियां संभालने के लिए। फिर प्रिया ने सोचा कि जल्दी से पोहा या इडली कुछ बना लेती हूँ। इधर उसने पोहा भिगोया और उधर बच्चों को जगाने के लिए चली गई। हालांकि मनु और सुमित जगे हुए थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने ऐसे नाटक किया जैसे अभी भी वे सोए हुए हैं। प्रिया ने दोनों को जल्दी से उठाया और फिर वरुण को जगाने पहुंची। जैसे ही किचन में आकर उसने पोहे बनाए तो उसने देखा कि उसने पोहा इतनी ज़्यादा देर तक भिगो दिया है कि वह सारा बिल्कुल बेकार हो गया था। जल्दबाजी में जो भी जैसा भी बना, सब लोगों को उसने नाश्ते में वहीं परोस कर दे दिया और लंच तो बना ही नहीं पाई। उसमें भी वह अपने ऑफिस के लिए आधा घंटा लेट हो गई। जैसे ही प्रिया भागती दौड़ती ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में पहुंचते ही उसे बॉस की डांट सुनने को मिली, जिसकी वजह से एक तो प्रिया का मूड वैसे ही अपसेट था, ऊपर से जैसे ही वह शाम को घर लौटी तो उसने देखा कि पूरा घर फैला हुआ है, जैसे छोटे छोटे बच्चों ने पूरा घर गंदा कर रखा हो। घर में चारों तरफ मिट्टी, गंदगी, खाने की प्लेट्स यूं ही डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थीं। सब कुछ फैला हुआ था। यह सब देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और फटाफट वह सब सामान उठाने लगी। लेकिन इतनी ही देर में सुमित और मनु अपने ट्यूशन से वापस लौटे और बोले कि मम्मी प्लीज़ खाने में कुछ ढंग का बना देना, सुबह की तरह पोहे के नाम पर वह हलवा जैसा मत बना देना। इतना बुरा बना था कि खाने का मन भी नहीं हुआ। इससे अच्छा तो बाहर से लाकर कुछ खा लेते। ऊपर से लंच में भी कुछ नहीं बनाया। कम से कम दादी थी तो टाइम से खाना तो मिल जाता था। स्कूल से वापस लौटे तब भी कुछ नहीं था खाने के लिए, बाहर से लेकर खाया पूरे दिन। यह कहते हुए सुमित और मनु अपने कमरे में चले गए। प्रिया कुछ कुछ कहती रही, लेकिन उन दोनों ने उसकी बात सुनी ही नहीं। इधर वरुण आया
और वरुण ने भी जब वही बात कही तो वह वरुण पर भड़क गई और बोली, इतनी फरमाइशें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं जो सुबह टाइम से उठकर मैं ही खाना पीना बनाऊं। सब करो साथ। तुम भी तो ऑफिस जाते हो ना। सुबह उठकर मेरे साथ काम क्यों नहीं करवाने लग जाते। मैं अकेली नहीं करूंगी यह सब। अगर तुम कमाते हो तो मैं भी कमाती हूँ। घर पर खाली नहीं बैठी रहती। बस इतनी सी बात को लेकर वरुण और प्रिया दोनों में झगड़ा हो गया और उन दोनों ने ही अपने झगड़े के चक्कर में कुछ काम नहीं किया। और फिर रात तक जब कुछ खाने को नहीं बना और सुमित किचन में खाना देखने आया, तब उसने देखा कि अभी तक कुछ नहीं बना। तो गुस्से में सुमित ने वहां रखी कांच की प्लेट को उठाकर जमीन पर देकर मारा और चिल्लाता हुआ बोला, दादी इस घर से चली गई तो क्या अब हम भूखे मरेंगे। कैसी माँ हैं आप जो 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं खिलाई जा सकती आपसे। अरे आपसे तो अच्छी थी दादी, कैसी भी थी। ज़्यादा पैसा कमाने का शौक चढ़ा है ना, तो अब आप पैसे ही खा लीजिए, लेकिन मेहरबानी करके मेरे लिए कुछ खाने को बना दीजिए। ऐसे ही मनु ने भी अपनी माँ को दुनिया भर की बातें सुना दी, जिससे प्रिया का गुस्सा तो बढ़ रहा था, लेकिन वे बच्चों से कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी बात गलत भी तो नहीं थी। प्रिया ने सोचा कि अभी बाहर से मंगाकर खाना खिला देती हूँ। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बना दूंगी। लेकिन अगली सुबह तक भी प्रिया जब सोकर उठी तो उसने जल्दी जल्दी कोशिश की कि वह सारा काम निपटा दे, लेकिन आज भी पूरा किचन गंदा छोड़कर उसे ऐसे ही जाना पड़ा। और क्योंकि उसने पिछले 10-15 साल से खाने के नाम पर सिर्फ मैगी ही बनाई थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं आता था, क्योंकि सारा खाना तो उसकी सास बनाया करती थी। अब जब प्रिया ऑफिस में पहुंची तो उसकी ऑफिस की सहेलियों ने भी जैसे ही एक निवाला मुंह में लिया तो तुरंत ही उसे डस्टबिन में थूक दिया और बोली, अरे यार, तेरी सास तो बड़ा अच्छा खाना बनाती थी, आज ये खाना किसने बनाया है। इस पर प्रिया ने कहा, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या। मैंने खुद ही बनाया है। तो उसकी सभी सहेली बोली, छी यार, कितना घटिया खाना बनाया है तूने। तुझसे अच्छी तो मैं ही हूँ, कम से कम खाने लायक तो बना ही लेती हूँ। अब जब रोज़ाना यही तमाशा रहने लगा तो एक तो वरुण और प्रिया में आए दिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी, और दूसरा प्रिया के ऑफिस की सहेली, जितनी भी उसकी सहेलियां थीं, वह सब भी उसे दुनिया भर के ताने मारने लगीं। और जैसे जैसे उन सबको पता चला कि पिछले 15 साल में प्रिया ने अपने खाने पीने का कुछ काम नहीं किया, सब कुछ उसकी सास ही किया करती थी, इतने के बाद भी उसने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया है। तो यह सब सुनने के बाद उसके साथ की सभी लड़कियों ने उससे बातचीत करना कम कर दिया। यहाँ तक कि कुछ ने तो उसे ताने भी मारे कि कितनी बुरी है तू, इतना करने के बाद भी अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव। प्रिया को जब कुछ न सूझा तो उसने सोचा कि अब वह जॉब छोड़ देगी और घर संभालेगी, अपने बच्चों को संभालेगी। लेकिन थोड़े समय बाद प्रिया की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह पूरे घर को अकेले नहीं संभाल पा रही थी, और ना ही अपने बच्चों को। तो प्रिया ने एक कामवाली बाई लगाने का फैसला किया। इस पर वरुण भड़क गया और बोला, एक तो मैं अकेला कमाने वाला, और ऊपर से तुम पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी करती ही क्या हो। तुमसे घर के काम भी नहीं संभाले जाते। अरे अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, फिर भी तुम्हें काम वाली की ज़रूरत है। इस बात को लेकर भी दोनों में खूब लड़ाई हुई। तब वरुण बोला, क्यों, जब माने काम वाली के लिए कहा था तब तो तुमने साफ मना कर दिया कि अकेले उनसे घर के काम भी नहीं संभाले जाते। अब तुम कौन से काम कर रही हो। तुमने तो घर के कामों के चलते नौकरी तक छोड़ दी, लेकिन फिर भी तुम यह काम भी नहीं कर पा रही। तब सुमित बोला, वही तो पापा, समझाइए आप माँ को, घर में काम ही क्या होता है। पूरे दिन मम्मी सोफे पर बैठकर सोती ही तो रहती हैं, है ना मम्मी। यह कहता हुआ सुमित टेढ़ा टेढ़ा हंसने लगा और मनु भी उसे ताली देकर हंसने लगी। दोनों ने अपना बैग उठाया और चले गए। अब शाम को जब वरुण अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि पूरा घर बुरी तरह से फैला हुआ है। यह सब देखकर
एक पल को उसे घबराहट हुई कि प्रिया को कहीं कुछ हो ना गया हो, लेकिन वह जैसे ही दौड़ता भागता अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिया तो अपने कमरे में आराम से बैठी हुई है। तब उसकी जान में जान आई और राहत भरी सांस लेता हुआ बोला, प्रिया, मैं तो डर ही गया था। यह तुमने घर का क्या हाल बनाया हुआ है और यहाँ आराम से बैठी हुई हो। तब प्रिया ने वरुण से कहा कि कल तुम ही तो कह रहे थे ना कि पूरे दिन बैठे बैठे तुम करती ही क्या हो। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ नहीं करती तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। यह सुनकर वरुण हंसने लगा। तब सुमित कमरे के अंदर आया और बोला, मम्मी, आपने पापा को तो समझा दिया पर आप नहीं समझ पाई अभी तक। इस पर आश्चर्य से सुमित की ओर वह देखने लगी। तब सुमित बोला, जो आपने पापा को समझाया है क्या आप वह समझ गई मम्मी? इस पर प्रिया बोली, हाँ बेटा, मैं तो बहुत पहले ही समझ गई, पर तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? इस पर सुमित बोला, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले आपने यही सब बातें बोलकर दादी को इस घर के बाहर कर दिया था। आपको नहीं लगता कि आप दोनों ने उनके साथ बहुत गलत किया? मम्मी, एक बात याद रखिए, आप लोगों की भी उम्र बढ़ रही है और जैसे जैसे हम जवान होंगे वैसे वैसे आप बूढ़े होंगे और एक दिन आपकी भी उम्र उतनी ही होगी जितनी आज दादी की है। और यकीन मानिए, जो आप मुझे सिखा रही हैं ना, वह मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। बस इतना कहकर सुमित तो कमरे के बाहर चला गया, लेकिन मनु जाते हुए सुमित को देखती रही और अपनी माँ के चेहरे को देखती रही। फिर बोली कि मम्मी पापा, आप दोनों इतने समझदार तो हैं, मुझे नहीं लगता कि सुमित की बात आपको समझ नहीं आई होगी। और शायद बुढ़ापे में कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के बिना रहना नहीं चाहेंगे। ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको कैसा लगेगा? इस पर उन दोनों की ही नज़रें झुक गईं। तब मनु ने अपने माँ बाप को कहा कि हम आपके बच्चे हैं, लेकिन आप दोनों ने हमें आज तक कुछ नहीं सिखाया, ना ही कभी कुछ बताया। हमें जो भी संस्कार मिले, जो भी हमें परवरिश मिली, वह हमारी दादी से मिली। आप दोनों ने क्या किया हमारे लिए? सिर्फ पैसे कमाए। पैसों से पेट नहीं भरता मम्मी, रोटी से भरता है। और हमें खाने के लिए रोटी हमारी दादी ने दी। आपने और पापा ने बस पैसे कमाए, लेकिन शिक्षा और संस्कार हमें हमारी दादी ने दिए। और अगर दादी ना होती तो आज हम भी ना होते, क्योंकि आप दोनों तो हमें किसी बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते। वह तो शुक्र मनाइए मम्मी की दादी आपको अपनी बेटी मानती हैं, वरना जैसे आपने हमेशा उन्हें अपनी सास समझा है ना, अगर वह भी आपको सिर्फ अपनी बहू मानकर रहती तो शायद आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। जो आपने दादी के साथ किया, बस एक बार सोचिए ना, कल को अगर सुमित की पत्नी भी आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करे तो कैसा लगेगा आपको? अब उन दोनों में से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तब मनु बोली, पापा, आप दोनों ही दादी पर बरस पड़े। एक चाय का कप टूटने से आप दोनों ने उन्हें घर के बाहर निकलने की सज़ा दे दी, लेकिन यह नहीं देखा कि वह कब टूटा क्यों। दादी आपसे कब से कह रही थी कि उनकी एक आंख की रोशनी जा रही है, लेकिन आपने उनका इलाज नहीं करवाया। जब उन्हें ढंग से दिखाई ही नहीं देगा तो वह कहाँ से काम कर पाएंगी। लेकिन आप दोनों को उनकी गलती तो दिखाई दी, उनकी मजबूरी दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके ऊपर दोष नहीं दिया। अपनी गलती मानकर चुपचाप यहाँ से चली गईं। सोचिए पापा, ज़रा सोचिए। सुमित ने जो आपसे कहा उसके बारे में सोचिए। सुमित ने अभी आपसे कहा कि जो आप लोगों से सीख रहा है वह उसे कभी नहीं भूलेगा, और आपकी इन हरकतों से वह क्या सीख रहा है यह तो आप दोनों भी अच्छे से जानते हैं। चलती हूँ मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अपने माँ बाप को शायद ही किसी और औलाद ने समझाया होगा। अब आगे का फैसला आप दोनों के हाथ में है। इतना कहकर मनु तो चली गई, पर वे दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि अगर सच में सुमित ने उनके साथ ऐसा किया तो क्या करेंगे वह दोनों। अब उन्हें अपनी गलती और अपना भविष्य
साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपने भविष्य को बदलने का उनके पास केवल एक ही रास्ता था कि वह अपने आज को बदलें, अपनी गलती को सुधारें। इसीलिए उन दोनों ने बिल्कुल भी देर नहीं की। अगले ही दिन प्रिया और वरुण दोनों ही गाड़ी लेकर उस वृद्धाश्रम पहुंचे जहां उन्होंने अपनी माँ को छोड़ा था। जाकर देखा तो वहीं पार्क में बैठी हुई महिमा जी उदास बैठी थीं और कुछ सोच रही थीं कि तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने मुड़कर देखा तो चौंक गईं क्योंकि पीछे वरुण खड़ा था। उसे देखते ही वरुण मुस्कुराने लगा और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भविष्य में कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। भूल गया था मैं कि मैं आपकी औलाद हूँ, आप मेरी नहीं, जो मैं आपको इतनी बातें सुनाऊँ। मुझसे गलती हुई माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। प्रिया ने भी अपनी सास के आगे हाथ जोड़े और उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आगे से हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको दुख पहुँचे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कहते हैं ना माँ जी कि अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो बस हमें माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगते हुए उन दोनों की आंखों में नमी देखकर महिमा जी भी समझ चुकी थी कि इन दोनों को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इसीलिए उन्होंने भी अपने बेटे और बहू को माफ़ कर दिया और उनके साथ आने को राज़ी हो गईं। घर पर उदास बैठे मनु और सुमित को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो वरुण और प्रिया के साथ उनकी दादी भी घर के अंदर आ रही थीं। अपनी दादी को सामने देखते ही उन दोनों के चेहरे खिल उठे और वह दौड़ते हुए अपनी दादी के गले लग गए और बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने मम्मी पापा दोनों को धन्यवाद किया। तब वरुण और प्रिया ने भी अपने बच्चों को धन्यवाद करते हुए कहा कि बेटा, सचमुच में तो हमें तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि जो सीख माँ बाप औलाद को देते हैं वह सीख तुमने हमें दी है। थैंक यू सो मच बेटा। और माँ जी, सबसे बड़ा थैंक यू तो आपको कहना चाहिए कि आपने हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। आप ही की बदौलत ये आज ऐसे हैं। इस पर वरुण अपने बेटे से बोला, हाँ तो सुमित, अब जो सीख मैंने तुम्हें दी है इसे कभी मत भूलना और इससे पहले जो भी हुआ उसे अपने बाप की गलती समझकर माफ़ कर देना। वरुण के इतना कहने पर सब हंस पड़े और अब सब हंसी खुशी एक साथ एक परिवार की तरह उसी घर में एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो और यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।